राष्ट्रीय एकता के लिए तो बहुत सारे ऐसे कैंप्स भी लगाए जाते हैं जहाँ पर बच्चे जाकर सीख सकते हैं। एडवेंचर कैंप्स में बच्चे जाते हैं और वहाँ से वो बहुत सारा एडवेंचर और साहस बटोर कर लाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने 30वें क्वेश्चन पर, जो कि है 4 नंबर का। अब इसमें क्या है, आप किसी होटल में हाईटेक लॉन्ड्री में काम कर रहे हैं और इसमें आपको कपड़े धोने की प्रक्रिया को चुनने से पहले कौन से 4 कारकों को ध्यान में रखेंगे, और धुले हुए कपड़ों को सुखाने के लिए अगर ड्रायर का उपयोग करते हैं तो 2 प्रकार के परिसंचरण तंत्र का व्याख्या करें। तो अब इसमें सबसे पहले क्या है, सपने आपको लॉन्ड्री में काम कर रहे हैं तो किन 4 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर भी वही आएगा, प्रेशे का ध्यान देंगे, सूत का ध्यान देंगे, कपड़ा निर्माण की क्या तकनीक है, किस तरह से उसको उपयोग किया गया, हमारे पास कौन सी मशीनें हैं, इन सब चीज़ों को आप ध्यान में देंगे। हम किस में, जैसे ऊनी कपड़ों के लिए हम इजी का इस्तेमाल करते हैं, कॉटन के लिए हम सर्फ यूज़ करते हैं, इन सब चीज़ों को हम ध्यान देंगे। और इसे सुखाने के लिए हमें डायर का अगर उपयोग करना है, मतलब सुखाने वाले का यूज़ करना है, तो परिचरण तंत्र की व्याख्या करेंगे। तो इसमें हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। अब अगर आपको कपड़े सुखाने हो तो आप सोचो, घर में या तो हम सूरज में सुखाते हैं और अगर धूप नहीं निकली होती तो हम पंखा चलाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक है जिसमें तापमान को हम बढ़ा देते हैं, तापमान को बढ़ा दिया, अगर तापमान बढ़ाएंगे तो गति को कम कर देंगे। और दूसरा क्या है, हम गति को बढ़ा देते हैं और तापमान को कम कर देते हैं। तो ये 2 तरीके हो गए। उसके बाद दूसरी आपको चॉइस मिली है, एक होटल में अस्पताल में कपड़े धोने में क्या अंतर है। अब इसमें तो बहुत सारे अंतर हैं। अगर वो अस्पताल है तो क्या होगा, अस्पताल में ज़्यादातर, अस्पताल और होटल, तो आप इन दोनों का टेबल बनाओ बेटा, हर जगह आप टेबल ज़रूर बनाना। यहाँ पर जो रेशा है ज़्यादातर कौन सा होता है, कॉटन का होता है, और यहाँ पर बहुत सारी तरह का होता है और सजावट के लिए होता है। हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है वहाँ की साफ़ सफाई, कि वहाँ पर जो हम कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरी तरह से संक्रमण रहित हो। अब क्योंकि वो संक्रमण रहित होगा तो यहाँ पर साफ़ सफाई सबसे ज़रूरी है, और यहाँ पर सजावट। इस साफ सफाई के साथ साथ यहाँ जो डिसइंफेक्शन है वो पूरा किया जाएगा, और यहाँ पर जो है वो उतना ज़रूरी नहीं है। अस्पताल में प्रेस कपड़ा कैसे हुआ है, उसको फोल्ड कैसे किया गया, उसकी तह कैसे बनाई गई है, ये इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन होटल में कपड़ा प्रेस कैसे किया है, उसकी तह कैसे बनाई है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर सजावट को ही ध्यान में दिया जाता है। अस्पताल में जैसे कपड़े हैं वो ऐसे होते हैं जिनकी दैनिक जो देखभाल है वो बहुत आसानी से हो सके, उन्हें उबाला जा सके, रगड़ा जा सके, लेकिन होटल में ऐसे कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। अस्पताल में ज़्यादातर जो कपड़े होते हैं वो कैसे होंगे, ज़्यादातर तो चादरें होती हैं या डॉक्टर के एप्रन होते हैं, कोट होते हैं। लेकिन होटल में पर्दे भी होंगे, सजावट की जो चादरें होंगी वो भी होंगी, कुशन कवर्स, तो दोनों में अलग अलग तरह के कपड़ों की सजावट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर कपड़े धोने के लिए ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, आप कोई भी 4 लिख सकते हैं पॉइंट्स। फिर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर, कि खाद्य श्रृंखला के किसी भी चरण में खाद्य खतरा भोजन में प्रवेश कर सकता है और इसलिए इसमें नियंत्रण आवश्यक है। कोई 3 तरीके और हर की 2 विशेषताएं बतानी है। तो आपको इसमें 3 तरीके कौन सा बता सकते हो आप। सबसे पहला है जीएमपी, मतलब अच्छा विनिर्माण आचरण। इसमें विनिर्माण की बात करी थी हमने, जिसमें हम जब भी कोई चीज़ बन रही है उसके अलग अलग स्टेप्स में उसका ध्यान रखेंगे कि कोई भी मिलावट ना हो सके। दूसरा है कि उसका उपयोग करते समय किस तरह से हो रहा है, लोग उसको किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, जो कि होता है जीएचपी, हैंडलिंग की प्रैक्टिसेस जो हैं, लोग उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं और हर स्टेप में उनके इस्तेमाल में कहीं कोई मिलावट तो नहीं हो रही है। और आखिरी हमारा होता है HACCP, जिसमें हम खतरनाक विश्लेषण और क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट का ख्याल रखते हैं। इसमें जो हमारा पूरा फूड चेन है, हमारी जो पूरी फूड चेन है, उसमें देखते हैं कि किसी भी स्टेप पर कहीं भी कोई भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो इन सारी तकनीकों के बारे में आप कोई भी 2-2 विशेषता इन सब की बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। श्री अनिल बच्चों के एक संस्थान खोलना चाहते हैं और NCF द्वारा किन्हीं भी 4 सिद्धांतों के बारे में उन्हें बताया जाए। तो सबसे आसान कौन से सिद्धांत हैं। सबसे पहले तो आप ये बताओगे कि ये वाले जो बच्चे हैं इनको खेल खेल में सिखाना चाहिए। सबसे पहला तो ये है, सीखने का जो आधार है वो खेल होना चाहिए। और आजकल बहुत जोर है कि सीखने का जो आधार है वो खेल के साथ साथ कला भी होनी चाहिए, कला का इस्तेमाल होना चाहिए। यहाँ पर औपचारिक और अनौपचारिक
दोनों प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। और इन्हीं के साथ साथ स्थानीय सामग्री का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगा सामान है। और खेल खेल कला और इन सब के साथ साथ बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सीखने के मौके मिलने चाहिए। उसी के साथ साथ दूसरा ये पूछा गया है कि इसमें कौन सी 4 सुविधाएं हैं जो शामिल होनी चाहिए। आप सोच के देखो, अगर कोई भी क्रेच है तो वहाँ पर सुरक्षा भी होनी चाहिए बच्चों की। उन्हें खेलने के जो खिलौने वगैरह हैं, ऐसी सामग्रियां हैं वो मिलनी चाहिए। पानी पीने के लिए और सोने के लिए, उनके आराम के लिए वहाँ पर पर्याप्त स्थान होना चाहिए। जो उनके अध्यापक हैं, जो शिक्षक हैं, वो पूरी तरह से ट्रेंड होने चाहिए, वहाँ पर आया होनी चाहिए। ये सब आप कोई भी 2-4 चीज़ें यहाँ पर अपने नंबरों के हिसाब से 4 सुविधाएं मांगी हैं, आप कोई भी 4 दे सकते हैं। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। खाद्य उत्पाद विकास में शामिल कर्मियों के लिए कौन से 8 ज्ञान और कौशल होने चाहिए। अब हम आते हैं खाद्य उत्पाद विकास में ऐसे कौन से कर्मी हैं जो उनमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो कौन से होनी चाहिए बताओ। इसमें सबसे पहला तो जब हम खाद्य उत्पाद की बात कर रहे हैं तो उसके बारे में उन्हें कौशल होना चाहिए। खाना कैसे बनता है, उसका परीक्षण हम किस तरह से कर सकते हैं, कौन सी चीज़ हम जोड़ेंगे, खाद्य पदार्थों में कौन से पोषक तत्व हैं और कौन से न्यूट्रास्यूटिकल्स हमने पढ़े थे, पादप रसायन पढ़े थे, वो कौन से हैं, वो हमारे शरीर को क्या क्या फ़ायदे पहुंचाते हैं, उनके निर्देश क्या हैं, किस तरह से हमें उनको इस्तेमाल करना है और उसका परीक्षण कैसे करना है ताकि उसमें मिलावट ना हो और मिलावट की जांच करते रहना है। इसी के साथ साथ जो हमारी सेंसरी स्किल्स हैं, जैसे देखना, सुनना, इन सब से भी हमें देखते रहना है कि खाने में खराबी ना हो। फिर पैकेजिंग का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पैकेजिंग पक्की है, ख़राब तो नहीं होगी, किस तरह से हो रहा है, इस तरह के ऑडिट होते रहते हैं। तो आप यहाँ पर कोई भी 8 कौशल या कोई भी ऐसे कौशल पर चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। बेटा इसमें नंबरिंग गलत हो गई है, ये 33 क्वेश्चन है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 में है ट्यूब खिला और अंतरशिरा खिला के बीच कोई 2 बिंदुओं को की तुलना करनी है। अब ट्यूब शिला में क्या होता है ये तो आप सबको पता ही है। ट्यूब शिला में जो भी व्यक्ति है उसकी हम गर्दन में या उसके पेट में हम सीधे नली लगा देते हैं, ठीक है। और जो अंतरशिला है उसमें क्या होता है, उसमें किसी नस में हम उसे पाइप से देते हैं। तो दोनों में क्या फ़र्क होगा। जब हम ट्यूब से खिला रहे हैं तो ये जो खाना है ये पूरी तरह से पोषण से भरपूर हो सकता है क्योंकि हम इसे डायरेक्ट पेट में डाल रहे हैं। लेकिन जो अंतरशिला के द्वारा हम उसे खिला रहे हैं, ये खाना क्योंकि नसों के थ्रू जा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें सारे पोषक तत्व हों। और ये जब नसों में जा रहा है तो ये पूरी तरह से तरल होगा, लेकिन ये जो है आपका अर्ध तरल हो सकता है या फिर कोमल आहार हो सकता है। ये सीधे हम पेट में डाल देते हैं, ठीक है। और ये दोनों ही हम तब देते हैं जब किसी भी व्यक्ति का जो पेट है वहाँ पे वो खाना खा ना पाए। अगर वो मुंह से खा नहीं पा रहा है तभी हम इन दोनों तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। तो ट्यूब शिला जो हम लंबे समय तक भी चला सकते हैं, लेकिन अंतरशिरा खिला जो है वो बहुत लंबे समय तक अगर हम चलाएंगे तो पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। और नैदानिक पोषण विशेषज्ञ क्या करता है, वो जो है सबसे पहले नैदानिक पोषण विशेषज्ञ रोग की ज़रूरतों को पहचानता है, फिर ज़रूरत के अनुसार आहार में परिवर्तन करता है। इस परिवर्तन के बाद वो ये देखता है कि जो भी व्यक्ति है उसे ये पसंद आ रहा है या नहीं, वो उसी के अनुरूप करेगा ताकि वो उसे अपना सके। अगर उसकी चॉइस है, अगर कोई प्याज ही नहीं खाता और आपने डाइट में प्याज दे दिया तो उसके अनुरूप करेगा और फिर देखेगा कि उसके जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी पूरी हो रही है या नहीं। इसको नॉन स्टॉप वो इसका अवलोकन करता रहेगा और अवलोकन के बाद तय करेगा कि डाइट में कुछ चेंज करना है या नहीं करना। तो वो उसको सलाह भी देगा, सलाह करने के बाद एक डाइट बनाएगा। डाइट बनाने के बाद वो देखेगा कि ये कितना फ़ायदा कर रही है और अगर फ़ायदा नहीं कर रही है तो उसमें बदलाव भी लेकर आएगा। तो ये उसकी उद्देश्य और भूमिकाएं हैं, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। सीजनल सेल के दौरान आपका भाई रियायती मूल्य पर गीज़र खरीदना चाहता है। इस संदर्भ में उसकी 4 जिम्मेदारियां और अधिकार कौन से हैं। अब यहाँ पर पहले आपको बतानी है उपभोक्ता की जिम्मेदारियां और फिर आपको बताने हैं उसके अधिकार। कोई भी अधिकार बिना जिम्मेदारी के नहीं पूरा होता। तो जिम्मेदारी और अधिकार आपको दोनों बताते हैं। तो अधिकार में जिम्मेदारी क्या है कि बाजार से जो भी देख रहा है उसकी निगरानी करके ले, उसको
देख परख के ले, ध्यान से ले, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही ले ले। फिर उसमें लेबल वगैरह पढ़ के ले। लेबल के साथ साथ उसकी तारीख देखे वो उस पर डली है या नहीं। तारीख के साथ उसकी रसीद ज़रूर ले। रसीद के साथ उसमें टैक्स दे, ताकि अगर कल को कुछ दिक्कत हो जाए तो वो उसके खिलाफ सबूत लेके आवाज़ उठा सके। और टैक्स और रसीद के साथ साथ इसे संभाल कर भी रखे, सारे कागज़ों को संभाल कर रखे। उसके बाद गारंटी वारंटी ये जो भी कार्ड्स हैं उन्हें चेक करें। तो आप कोई से भी लिख सकते हैं 4। उसके बाद हम आते हैं उसके अधिकार। अधिकार तो बहुत सारे थे। उसे सुरक्षा का अधिकार था, उसे सुनवाई का अधिकार था, उसे चुनने का अधिकार था, उसे जानकारी का अधिकार था। तो आप कोई से भी 4 जो हैं यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये चारों में से आप कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चॉइस भी दी है कि आपका मित्र जो है उपभोक्ता संबंधित क्षेत्र में करियर बनाना चाहता है, तो उसके लिए कोई 5 कौशल और करियर बनाने के अवसर बताने हैं। तो अगर उपभोक्ता संरक्षण में कोई भी व्यक्ति जाना चाहता है तो उसके लिए कौन कौन से कौशल चाहिए। सबसे पहले उसे उपभोक्ता के तंत्र जो है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो कोई भी क्वेश्चन आए बेटा तो सबसे पहले तो आएगा उसकी जानकारी उसको होनी चाहिए। फिर उसका व्यवहार जो अच्छा होना चाहिए ताकि वो लोगों के साथ बातें कर सके। उसे अच्छा श्रोता भी होना चाहिए ताकि वो सबकी बात सुन सके और उनको समझ भी सके। तो समझदार तो होना ही चाहिए। फिर उसको जो उसका कम्युनिकेशन स्किल है, लोगों को लिखने और बोलने दोनों में जो उसका भाषा का ज्ञान है वो बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि वो अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सके। फिर शिक्षण सामग्री जो है उसकी होनी चाहिए। इसी के साथ साथ जो नियम और कानून है इसके बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए। तो ये तो सब उसकी क्वालिटीज़ हो गई जो कौशल उसे चाहिए। उसके बाद हम आते हैं करियर कहाँ कहाँ पर है। जो सरकारी स्कीम्स हैं जैसे ISI हो गई, एगमार्क हो गई, FSSAI, यहाँ पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो उपभोक्ता संगठन हैं, NGOs हैं जो उपभोक्ताओं की समस्याओं को उठाते हैं, वहाँ पर बात कर सकते हैं। इनके बहुत सारे जर्नल या पत्रिकाएं आती हैं, उन पत्रिकाओं में काम कर सकते हैं और इन पत्रिकाओं में काम करके पैसे भी कमा सकते हैं और लोगों को जागरूक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सरकारी नौकरियाँ भी कर सकते हैं और लोगों क्या भी काम कर सकते हैं। उसके बाद कानून का भी सहारा लेकर हेल्पलाइन में काम कर सकते हैं और लोगों को गाइड कर सकते हैं कि वो आगे क्या कर सकता है। तो इस सब के बारे में आप कोई भी 4 आपको बताने हैं, 5 कौशल भी और करियर भी, ये क्योंकि 5 नंबर का है और हर पॉइंट आधे नंबर का है। और लास्ट क्वेश्चन है, आपकी बहन फैशन डिज़ाइनर के लिए करियर बनाना चाहती है, उसे फैशन चक्र के 5 चरण समझाओ। ये तो बहुत ही आसान है। फैशन चक्र अगर आपको याद हो, हमारी फैशन साइकिल इस शेप में आती थी, ठीक है। पहली स्टेज ये होती है जिसमें कोई भी फैशन इंट्रोड्यूस करते हैं, बताते हैं। दूसरी स्टेज ये होती है जब वो फैशन तेज़ी से बढ़ता है। तीसरी स्टेज है जब वो पीक पे पहुंच जाता है, मतलब सबसे ऊपर पहुंच जाता है और उसके बाद वो नीचे आने लगता है, लोकप्रियता में कमी होने लगती है और एंड में लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो सबसे पहला है जब कोई भी शैली पेश की जाती है लोगों के सामने, कोई भी शैली जब लोगों के सामने लाई जाती है तो पहली स्टेज वो होती है। यहाँ पर जो कपड़ा है वो थोड़ा महंगा होता है और डिज़ाइनर लाते हैं और इसे सिर्फ डिज़ाइन कॉन्शियस लोग ही पहनते हैं। उसके बाद क्या होता है, लोकप्रियता में उसकी वृद्धि होने लगती है, थोड़ा सा सामान सस्ता होता है और लोग उसे खरीदने लगते हैं। जो फैशन कॉन्शियस लोग हैं वो अब यहाँ पर उसे खरीदते हैं। एंड में क्या होता है, वो अपने परचम पे पहुंच जाता है, मतलब सबसे ऊपर पहुंच जाता है। ये उसकी सबसे ऊंचाई है। यहाँ पर पहुंचकर अब देखोगे ज़्यादातर लोग उसी फैशन में दिख रहे हैं और ये फैशन अब सबसे ज़्यादा लोगों के बीच है। यहाँ पर अब क्या होता है, जब हम इस फैशन की बात करते हैं, हर जगह यही फैशन बन रहा होता है। लोग इसी तरह के सस्ते कपड़े बना रहे होते हैं। जैसे आप डिज़ाइनर गुड्स देखो तो आप चांदनी चौक में जाओगे तो आपको वो सब जगह मिलनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल वो अपने सबसे ऊंचे स्थान पर होता है और उसके बाद क्या होता है, लोग उसको धीरे धीरे उतरने लगता है, उसकी लोकप्रियता जो है वो कम होने लगती है। और जब लोकप्रियता कम होती है तो वो सामान सेल में बिकने लगता है, लोग उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते और जो फैशनेबल लोग हैं वो नया फैशन ढूंढने लगते हैं। और आखिरी स्टेज आती है रिजेक्शन की स्टेज, जब लोग उसको पहनने से इनकार कर देते हैं और सेल में भी बिकना वो बहुत ज़्यादा
मुश्किल हो जाता है। तो ये पांचों स्टेजेस आप किसी एग्जाम्पल के साथ समझा सकते हैं, जैसे प्लाजो आया था या लंबे कुर्ते आते हैं, अनारकली सूट आया, उसके बाद वो चला गया। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर आप फैड और क्लासिक के बारे में भी बता सकते हैं। तो अब हमारा एक सैम्पल पेपर कंप्लीट होता है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस सैम्पल पेपर को बेटा बिल्कुल ऐसे मत करना, बिल्कुल लिख के इसकी प्रैक्टिस करो जब तक कि आपके फुल मार्क्स ना आए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करो। जिस भी बच्चे को 12th का एग्ज़ाम देना हो उसके साथ शेयर करो, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स बताना मत भूलना। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस पेपर्स। आप बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मांग रहे हो, तो बेटा ये जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं ये सब इंपॉर्टेंट हैं, इनकी प्रैक्टिस करो, लेकिन लिख कर प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो अगले प्रैक्टिस पेपर में हम मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।